क्लास 12 बायो क्वेश्चन बैंक वंशागति के आणविक आधार। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए। मनुष्य में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए तीन मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार एवं फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन व पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडिनाइन व ग्वानिन। पिरिमिडिन दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन एवं थाइमिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए खंडों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज वैज्ञानिक बालवियानी ने की थी। गुणसूत्री में डीएनए को बांधने वाली प्रोटीन हिस्टोन कहलाती है। जीवाणु को संगठित करने वाला विषाणु जीवाणुभोजी कहलाता है। जीवाणु को संगठित करने वाला विषाणु जीवाणुभोजी कहलाता है। आरएनए जो राइबोसोम में पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्नता रखते हैं, इनमें अनुपस्थित होता है तो फास्फेट समूह। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोनों में ही पेंटोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए और हिस्टोन पर नेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, क्रमशः नेगेटिव व पॉजिटिव। आरएनए में निम्न क्षारक में से कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमिन। निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में दोनों रज्जुकों के क्षार में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल किस प्रकार का होता है? बी। एक केंद्रिका किससे मिलकर बना होता है? एक केंद्रिका किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन। एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े होते हैं, फॉस्फोडीएस्टर लिंकेज के द्वारा। डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है, हाइड्रोजन बंध। डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर पेप्टाइड बंध जोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बंध जोड़ता है। एयूजी किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो एयूजी बेलिन को कोडिंग करता है। डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो इसकी खोज की थी एलेक जेफरी ने। डीएनए कुंडलन की लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। अगला है, समापन कोडान का कार्य करता है यूएजी। कौन सा नाइट्रोजनस क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है? यूरेसिल। डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो डीएनए के एक चक्र में 10 पाए जाते हैं। डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो वाटसन एवं क्रिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान के लिए खालिस्तान जैव तकनीक का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए द्विगुणन में खालिस्तान एंजाइम की मुख्य भूमिका है। डीएनए पॉलीमरेज। मक्का में जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। डीएनए के कूट क्रम कोडान कहलाते हैं।
आनुवंशिक कूट में कूट के लिए लेटर होते हैं, 3 लेटर होते हैं। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए 7 होगी जिसमें 2n=14 है। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम है। सही जोड़ी अनुलेखन डीएनए मिथाइलेज, लेक ओपेरॉन, प्रचालक स्थल, प्रतिकोडॉन, टीआरएनए, डीएनए वलयक, प्रति समांतर ध्रुवता, डीएनए रिपेयरिंग, डीएनए पॉलीमरेज। सेकेंड, अगली सही जोड़ी अनुवादन आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, जीन स्थानांतरण प्लाज्मिड के द्वारा होता है, समापन कोडान यूएजी, यूजीए, यूएए, जीन रेगुलेशन, ओपेरॉन मॉडल, वाटसन क्रिक, डीएनए संरचना। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जेकब और मोनार्ड ने। जेकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। वर्णांधता में रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता? लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम आरएनए कॉटेलेज एंजाइम कहलाते हैं। डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाले खंड कौन सा होता है? ओकाजाकी खंड। यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत 32% होगा। अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रोमोटर। N14 तथा N15 के द्वारा डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति की प्रयोगात्मक पुष्टि किसके द्वारा की गई? मिचेल्सन एवं स्टील के द्वारा। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आरएनए के प्रकार लिखिए। प्रत्येक कोशिका में आरएनए के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। राइबोसोमल आरएनए। पहला क्वेश्चन है आरएनए के प्रकार लिखिए। तो प्रत्येक कोशिका में आरएनए के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। राइबोसोमल, स्थानांतरण और संदेशवाहक। राइबोसोमल आरएनए अथवा आरआरएनए यह आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कोशिका की कुल आरएनए का 80% होता है। आरएनए केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। आरआरएनए डीएनए केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के आरएनए में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग आरआरएनए का तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का होता है। कार्य आरआरएनए राइबोसोम्स की रचना में भाग लेते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। स्थानांतरण आरएनए अथवा टीआरएनए या फिर एसआरएनए यह कोशिका की कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% होता है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं, अतः इन्हें विलय आरएनए अणु यानी कि सोलेबल आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे यानी कि डीएनए टेम्पलेट पर होता है। ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संदेशवाहक आरएनए अथवा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए इनका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है। केंद्रक में डीएनए सांचे पर इनका निर्माण होता है। सन 1961 में फ्रांसिस जेकब तथा जेक्यू मोनार्ड ने इन्हें संदेशवाहक आरएनए अणुओं का नाम दिया। कार्य संदेशवाहक आरएनए अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में आ जाता है। यहाँ यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है। अगला है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। अगला है आनुवंशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं। आनुवंशिक कूट हमेशा ट्रिप्लेट होता है यानी कि नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। 20 अमीनो अम्लों के लिए
64 कूट होते हैं, यानी कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं। यह अपहासे कूट होता है, यानी कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं। आनुवंशिक कूट अतिछदित नहीं होते हैं, नहीं रहता, यानी कि दो कूट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आनुवंशिक कूट स्पष्ट होता है, अतः एक कूट हमेशा एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कूट करता है या कोडित करता है। मोनोसिस्टोनिक तथा पॉलीसिस्टोनिक गुणसूत्र क्या होते हैं? तो मोनोसिस्टोनिक गुणसूत्र में केवल एक सेंट्रोमेयर होता है, जबकि पॉलीसिस्टोनिक गुणसूत्र में 2 या 2 से अधिक सेंट्रोमेयर होते हैं। कभी कभी सेंट्रोमेयर पूरे गुणसूत्र पर विस्तृत हो जाते हैं, इस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऐसे गुणसूत्र को होलोसेंट्रिक कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में उंगली छापन कोष्ठक में फिंगरप्रिंटिंग सबसे बेहतर माना जाता है। स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाएं लिखिए। तो राइबोसोम का छोटा सब यूनिट एमआरएनए के प्रथम कोडान के साथ बंधित होकर समारंभ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर 2 टीआरएनए अणुओं के जुड़ने के लिए 2 खांच होती है, जिन्हें पी साइट तथा ए साइट कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड की रासायनिक संरचना यहाँ पे बनी हुई है। अगला है न्यूक्लियोटाइड की रासायनिक संरचना। दात्र कोशिका आरक्तता में लाल रक्त कणिका के आकार का हंसियाकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह कोशिका डिस्क के आकार की होती है। कौन होती है? हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो। यह परिधि पर मोटी तथा मध्य में कम मोटी यानी कि पतली अवतल होती है। विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का आकार अलग अलग होता है। हाथी में सबसे बड़ी जबकि कस्तूरी में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है तथा इसका मुख्य कारण बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट जीएजी का जीयूजी द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। ओकाजाकी खंड क्या है? ओकाजाकी के अनुसार दोनों स्ट्रैंड में डीएनए का संश्लेषण साथ होता है। इस क्रिया में एक ही एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित होती है। इन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकोजीन्स, साइलेंट जीन्स व हाउसकीपिंग जीन्स क्या है? ओकोजीन्स कुछ विषाणुवीय जीन अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन को प्रेरित करके पोषक कोशिकाओं में कैंसर पैदा करते हैं, जिन्हें हम ओकाजाकी जीन्स कहते हैं। साइलेंट जीन्स वे जीन्स होते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते। इनकी अभिव्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही होती है। इन्हें हम साइलेंट जीन कहते हैं। और हाउसकीपिंग जीन्स ऐसे जीन्स जिनकी आवश्यकता कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है तथा ये कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। कोडान एवं एंटी कोडान को परिभाषित कीजिए। कोडान कोडान में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का एक ट्रिप्लेट क्रम होता है जो अणु से प्रतिकृत होता है तथा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, जैसे कि एमआरएनए पर स्थित कोडान मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है, उन्हें कोडान कह रहे हैं। इसके बाद में है एंटीकोडान। ट्रांसफर के एंटीकोडान लूप पर स्थित 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का वह विशिष्ट क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण के क्रम में विशिष्ट अमीनो अम्ल को संश्लेषण स्थल अर्थात राइबोसोम तक ले जाने वाले द्वार के कोडान से बंध बनाता है। जैसे एमआरएनए के कोडान है तो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल वाहक एमआरएनए के एंटीकोडान लूप पर यूएसी नामक एंटीकोडान होता है। सेंट्रल डोग्मा को लिखिए। केंद्रीय डोग्मा अथवा सेंट्रल डोग्मा क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण को केंद्रीय डोग्मा अथवा सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है। यह संप्रेषण डीएनए एमआरएनए प्रोटीन के अनुक्रम में होता है। आरएनए की रासायनिक संरचना लिखिए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल की संरचना दी हुई है और आरएनए की यहाँ पे एक हेलिक्स दी हुई है।
अगला है डीएनए की रासायनिक संरचना। तो किस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड के बेस से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये संरचना यहाँ पे दी हुई है। अगला है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए के एक एक कार्य लिखिए। तो एमआरएनए एक प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम के कोडिंग निर्देशों को वहन करता है। इसके बाद में टीआरएनए विशिष्ट अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए राइबोसोम में ले जाता है और आरआरएनए राइबोसोम्स बनाने के लिए प्रोटीन से जुड़ा होता है। रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाइए। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार की कोशिका से प्राप्त डीएनए की रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार की कोशिका से प्राप्त डीएनए को जब दूसरी कोशिका में डाला जाता है तो यह दूसरे को स्वयं के कुछ गुण देने में सक्षम होता है। सन 1944 में एवरी मेक कॉर्टी और मेक लियोड ने खोजा कि प्रोटीन पाचक एंजाइम और आरएनए पाचक एंजाइम्स रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते, अतः स्थानांतरित पदार्थ एक प्रोटीन या आरएनए नहीं था। डीमेज के साथ पाचन स्थानांतरण को अवरुद्ध करता है। यह दर्शाता है कि रूपांतरण डीएनए में होता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए अंगुली छपन पर टिप्पणी लिखिए। यह तकनीक व्यक्तियों में डीएनए स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने की तकनीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें किन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने का एक त्वरित, सरल, प्रामाणिक व विश्वसनीय उपाय है। सिद्धांत: व्यक्तियों में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट के रूप में पाई जाने वाली आनुवांशिक बहुरूपता का विश्लेषण ही इस तकनीक का आधार है। BNTR लंबाई में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले जीनोम के वह स्थान है जहां छोटा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक के बाद एक के क्रम के रूप में दोहराया जाता है। यह विविधता एक एलील के रूप में वंशागत होती है। इसके द्वारा उस व्यक्ति की या उसके माता पिता या सगे संबंधियों की पहचान सुनिश्चित होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की प्रक्रिया इसके निम्न पद हैं कि डीएनए को पृथक करना, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा खंडों में तोड़ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण, पृथक्कृत खंडों को सर्दन ब्लॉटिंग द्वारा नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर स्थानांतरित करना, चिन्हित VNTR खोजी द्वारा संकरित भागों को ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जांच। उपयोगिता: इस तकनीक का प्रयोग अपराध विज्ञान में अपराधी पीड़ित की पहचान सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। इस हेतु रक्त कोशिका, हेयर फॉलिकल, त्वचा, लार आदि से डीएनए प्राप्त करते हैं। आनुवंशिक विविधता के निर्धारण हेतु जेनेटिक प्रोफाइल का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृकता विवादों को हल करने का विश्वसनीय उपाय है। इस तकनीक का प्रयोग जैव विकास, मानव इतिहास की खोज, जनसंख्या अध्ययन आदि में भी किया जाता है। वाटसन एवं क्रिक का द्विगुणित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं कि डीएनए अणु दो अवलयकों का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। प्रत्येक वलय में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। यहाँ पे इसकी संरचना भी दी हुई है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षार, डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। इसमें नाइट्रोजनस क्षार का अणु डीऑक्सीराइबोज के अंदर की ओर तथा फास्फेट अणु इसमें बाहर की ओर जुड़ा होता है। एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड्स फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। दोनों वलयकों के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन क्षार दुर्बल हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरामिडिन से जुड़े रहते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बांड तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं। न्यूक्लियोसोम की 4 विशेषताएं लिखिए। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना में 8 हिस्टोन प्रोटीन के आसपास डीएनए घाव का एक
खंड होता है न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन का मौलिक सब यूनिट है। न्यूक्लियोसोम यूकेरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग की बुनियादी संरचनात्मक इकाई है। इसमें 140 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। ग्रिफिथ का चूहे में रूपांतरण का प्रयोग व सिद्धांत लिखिए। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के सिद्धांत में परिवर्तन को सचित्र किया गया है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने के बारे में बताते हैं। जीवाणु के मामले में परिवर्तन कोशिका के बहिर्जात आनुवंशिक सामग्री अथवा डीएनए के कारण होते हैं, क्योंकि डीएनए जीवाणु जैसी सरल कोशिकाओं से लेकर सारी जीवित वस्तुओं में होते हैं। ग्रिफिथ निमोनिया के प्रति टीका बनाने की खोज में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे थे। उनके ध्यान न्यूमोनिकोकाई के दो रूपों के ऊपर थे जो इस बीमारी के कारण थे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए जीवाणु के नमूना को इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों से लिया था। न्यूमोनोकोकाई दो सामान्य रूपों में होते हैं, बिना चमक के, जिसको उन्होंने आर कहलाया, और चिकना प्रभेद, जिसको उन्होंने एस कहा। एस रूप को उन्होंने विषम यानी कि जिसमें कैप्सूल होते हैं, जो एक पॉलीसेकेराइड तह है। एक रूप में के बाहरी तह में पेप्टिडोग्लाइकॉन कोशिका दीवार होते हैं, जो सारे जीवाणु में दिखाई देती है। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में चूहे को उपयोग किया था। उन्होंने इस एस रूप को चूहों में सुई लगाया और चूहों कुछ दिन में निमोनिया के कारण मर गए थे। आर रूप के बाहरी तह के कैप्सूल नहीं थे और यह अविषमय थे, जिसके कारण इस रूप से निमोनिया नहीं होते थे। उन्होंने आर रूप को भी चूहे में सुई लगाया तो चूहे जीवित रहे। ग्रिफिथ ने चूहों में गर्मी के द्वारा मारे गए एस रूप से सुई लगाया और इस रूप से चूहों में निमोनिया नहीं हुई थी। जब गर्मी मारे एक रूप और आर रूप के मिश्रण से सुई लगाया, चूहों निमोनिया के कारण मर गए। आर रूप किसी तरह एस रूप में परिवर्तित हो चुके थे। उनकी अद्भुत खोज यह थी कि अविषमय तह को विषमय तह के रूप में बदल सकते हैं। इस बदलाव अथवा परिवर्तन सिद्धांत को ग्रिफिथ के प्रयोग कहलाया जाता है। ग्रिफिथ अपने प्रयोग को बहुत कम आय व्यवक से किया था, लेकिन अपने प्रयोग के परिणाम बहुत अद्भुत थे। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु हर्शे एवं चेज के प्रयोग को लिखिए। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज 1952 के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका जीवाणु में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर, दूसरे विषाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि कराया जाता है। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोर होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिस विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया, उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है। हर्शे और चेज के प्रयोग का यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। अगला है डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर। तो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है।
डीएनए का यह केंद्रक में गुणसूत्र के साथ तथा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। द्विकुंडलित होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन 4 पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन है। प्यूरिन तथा पिरामिडिन का अनुपात बराबर होता है। स्वद्विगुणन होता है। आकार बड़ा तथा अणुभार अधिक होता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए का है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तथा कम मात्रा में केंद्रिका तथा गुणसूत्र से संबंधित होता है। एक कुंडलित संरचना है। अपवाद रियो वायरस में डीएनए द्विकुंडलित होता है। राइबोस शर्करा होता है, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार के, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, और इसमें प्यूरिन और पिरामिडिन का अनुपात बराबर नहीं होता है। स्वद्विगुणन नहीं होता है। आकार छोटा तथा अणुभार भी कम होता है। फिर है लेक ऑपेरॉन का वर्णन कीजिए। ऑपेरॉन की परिभाषा संरचनात्मक एवं नियंत्रक जीन्स का ऐसा समूह जो कि कोशिका में अपचय आनुवंशिक नियंत्रण रखता है उसे ऑपेरॉन कहते हैं। लेक्टोज ऑपेरॉन की परिभाषा। लेक्टोज ऑपेरॉन संरचनात्मक एवं नियंत्रक जीन्स का ऐसा समूह है जो ई कोली में लेक्टोज शर्करा के अपच पर आनुवंशिक नियंत्रण रखते हैं। लेक्टोज ऑपेरॉन इज इक्वल्स टू लेक जेड प्लस लेक बाय प्लस लेक प्लस ए प्लस लेक -1 प्लस लेक -p प्लस लेक -a। ऑपेरॉन संरचनात्मक जीन और नियंत्रक जीन जिसमें सिस्ट्रॉन जेड, इसके टाइप हैं संरचनात्मक के सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाय और सिस्ट्रॉन ए, और नियंत्रक जीन है नियामक जीन, प्रवर्तक जीन और प्रचालक जीन। ऑपेरॉन की संरचना। ऑपेरॉन की संरचना में भाग लेने वाले जीन्स 2 वर्गों में विभक्त है, एक तो संरचनात्मक और दूसरा नियंत्रक। संरचनात्मक जीन डीएनए के उन खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश कोटित या कोडित रहते हैं। ये जीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की प्राथमिकता संरचना को निर्धारित करते हैं, समय अमीनो अम्ल के क्रम को नियंत्रित करते हैं। ये जीन 3 प्रकार के सिस्ट्रॉन जेड, यह है ऑपेरॉन ऑपरेटर जीन एवं सिस्ट्रॉन ए के मध्य स्थित होते हैं। डीएनए के इस खंड में बीटा गैल्क्टोसाइटेस प्रकीर्णन के निर्माण से संबंधित कोडान पाए जाते हैं। सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाय डीएनए के इस खंड में बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएम प्रकीर्णन के निर्माण से संबंधित कोडान पाए जाते हैं। और सिस्ट्रॉन यह ऑपेरॉन का अंतिम जीन होता है जो डीएनए खंड में बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एजिटिलेज प्रकीर्णन के निर्माण से संबंधित होता है। नियंत्रक जीन ऐसे जीन जो कि प्रेरण एवं दमन प्रक्रिया के द्वारा संरचनात्मक जीन्स की सक्रियता पर नियंत्रण रखते हैं, नियंत्रण जीन्स कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, नियामक जीन, प्रवर्तक और प्रचालक। नियामक जीन, यह जीन एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ या प्रकीर्णन स्रावित करता है जो एक दमनकारी पदार्थ की तरह कार्य करता है। लेकिन ऑपेरॉन के जीन आई में एक ऐसे प्रोटीन का संदेश कुटित या कोडित रहता है जो ऑपरेटर जीन को बंधित कर उसकी क्रियाशीलता या सक्रियता का दमन करता है। यह जीन यह निश्चित करता है कि संरचनात्मक जीन्स को अनुलेखित होना चाहिए या नहीं। ये जीन प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन करते हैं। प्रवर्तक जीन, यह डीएनए के छोटे खंड में भाग बनी होती है। ये जीन रेगुलेटिंग एवं ऑपरेटर जीन के मध्य पाया जाता है। इसमें लगभग 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह डीएनए का वह भाग है जहाँ पर आरआरएनए पॉलीमरेज प्रकीर्णन बंधित होते हैं तथा संरचनात्मक जीन्स के अनुलेखन के आरंभन करता है। इस प्रकार डीएनए का वह भाग जो आरएनए पॉलीमरेज का अनुलेखन करता है उसे ही प्रमोटर डीएनए कहते हैं। प्रचालक डीएनए, यह जीन डीएनए का वह भाग है जो अनुलेखन या संरचनात्मक जीन्स की क्रियाशीलता का नियंत्रण करता है। रेगुलेटर जीन्स द्वारा उत्पन्न दमनकारी पदार्थ इस स्थान पर डीएनए श्रृंखला से जुड़ता है। यह संरचनात्मक जीन के पास स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं में अनुलेखन को समझाइए। तो जीवाणु डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अनुलेखन कहलाता है क्या? डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण हो जाता है जिसे हम अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए के खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए अणुओं निर्माण होता है। प्रोफेरीफिटिक में अनुलेखन क्रिया जीवाणु में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिनके कार्य हैं कि एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, टीआरएनए कोड को पढ़ता है तथा स्थानांतरण करता है और आरआरएनए उत्प्रेरक एवं संरचनात्मक कार्य करता है। तीनों आरएनए
के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज आवश्यक होता है। यूकेरियोटिक में अनुलेखन क्रिया, इसमें 3 पॉलीमरेज पाए जाते हैं, एमआरएनए सेकेंड, टीआरएनए पॉलीमरेज थर्ड और आरआरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए रिप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि का वर्णन कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक कहा जाता है क्योंकि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। डीएनए मुख्य रूप से 2 मुख्य क्रियाओं को प्रतिपादित करता है। जब डीएनए के द्वारा आरएनए तथा प्रोटीन्स आदि का संश्लेषण होता है तो इस प्रकार की क्रियाओं को हेट्रोकेलाइटिक कहते हैं। इन क्रियाओं में डीएनए के द्वारा दूसरे रासायनिक अणु का संश्लेषण होता है, परंतु जब डीएनए का स्वयं का संश्लेषण करता है तो उसे ऑटोकेटालाइटिक कहते हैं। डीएनए की पुनरावृत्ति के लिए वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित मॉडल की व्याख्या। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की दोहरे हेलिकन संरचना के आधार पर डीएनए पुनरावृत्ति की प्रक्रिया को अत्यंत सरल ढंग से स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार दोहरे हेलिक्स की प्रत्येक श्रृंखला एक टेम्पलेट की भांति कार्य करती है, जिसके द्वारा दूसरी श्रृंखला का संश्लेषण अपने आप हो जाता है। डीएनए अणु की पुनरावृत्ति के समय न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन युक्त क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों के वियोजित हो जाने के कारण दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से अत्यंत सुगमता से पृथक हो जाती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन बंध दुर्बल होने के कारण कुंडलित हो जाते हैं तथा बाद में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के रूप में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का प्यूरिन तथा पिरामिडिन क्षार कॉम्प्लीमेंट्री स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड के रूप में आकर्षित होता है, जिससे किसी कोसा में पॉलीमेराइजेशन की प्रक्रिया होती है तथा इनमें विशेषीकृत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा निश्चित स्थानांतरण होता है तथा जब मात्र टेम्पलेट श्रृंखला में पॉलीमराइजेशन क्रिया के पश्चात एक निश्चित स्थान पर स्थित हो जाते हैं तो स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है, जिसके निर्माण में फास्फेट डाइएस्टर वाटसन सहायक होते हैं। इस प्रकार असंख्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अणुओं के मिलने से 2 नवीन डीएनए न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। आप यहाँ तक ही आंसर लिखें इसका, होता है तक, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन है हमारा मानव जीनोम की विशेषताएं लिखिए। तो मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण क्रम निर्धारित करना, मानव जीनोम के 50,000 से 1 लाख जीनों की स्थिति का भी निर्धारण करना, मानव जीनोम से संबंधित डाटाबेस तैयार करना, मानव जेनेटिक लिंकेज तैयार करना, डीएनए क्लोनिंग एवं डीएनए सीक्वेंसी जैसे आनुवांशिक तकनीक को विकसित करना एवं उन्नत करना। इसमें मानव जीनोम की पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है। मानव जीनोम में 25,000 से लेकर के 30,000 जीन पाए जाते हैं। 31,065 करोड़ नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होती है, जिस पर 2 करोड़ N2 बेस पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। मानव जीनोम की 50% जीन का कार्य ज्ञात कर लिया है। अब है हमारा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इससे सिद्ध करने हेतु हर्षोचेज का प्रयोग मैंने बता ही दिया है पहले, और डीएनए आरएनए में 4 अंतर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, वंशागति के आणविक आधार।